हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। इस वीडियो में अपन लोग जो सीक्वेंस सीरीज का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं जेई मेंस का 2026 का, उस वीडियो का ये पार्ट थर्ड है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमारा है, ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ कारणवश वीडियो नहीं आ पा रहा था। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एपी, किसका? एपी का सम कितना है? 160 है। क्लियर है? सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एपी इज, तो यहाँ हम लिखते चलते हैं। एपी है हमारे पास, और इस एपी के बारे में बोला जा रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म S10, इसका क्या है? सम 160 है। सही है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, एंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ जीपी इज 8। तो इसके बीच में एक जीपी भी है, हमारे बीच में एक जीपी भी कहीं से आ गया है, और इस जीपी का जो सम है कि यहाँ तक फर्स्ट टू टर्म वो 8 है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखो, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो हम थोड़ी देर के लिए, एक मिनट रुक जाओ, इसको हम ना इधर साइड में करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए ये समझो कि हमने क्या किया कि इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो ए मान लिए। ए को क्या मान लिए हम? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। तो ए को हमने फर्स्ट टर्म ऑफ एपी मान लिया, और बी को हमने इस साइड में फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी मान लिया, इस जीपी का, और ये एपी का फर्स्ट टर्म है। सही है? अब इसका जो डी होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। ये क्या हो जाएगा? इसका कॉमन डिफरेंस। इधर में जो आर होगा ये क्या हो जाएगा? कॉमन रेशियो। ये आर इसका क्या हो जाएगा? कॉमन रेशियो। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। कहने का मतलब कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी यानी कि ए, ये किसके इक्वल आ रहा है? कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, यानी ए इज इक्वल टू आर। सही है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक ना? चलिए जी, यहाँ तक तो क्लियर है। अब नेक्स्ट पढ़ना है जो हमें, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी ये जो बी है ये किसके इक्वल आ रहा है? इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी आया। अब हम इसको ना सारे इन्फॉर्मेशन को साइड में करते हैं इधर, इसलिए साइड में कर रहे हैं ताकि हमें सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेस मिल पाए। ये सारा हमारे पास गिवन है कि नहीं? अब चलो क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। एक सेकंड, हम इस सेक्शन को भी ना इसके नीचे करते हैं। क्लियर है? और बेहतर देखने के लिए हम इसे इसके साइड में कर देते हैं। ठीक है, ये इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, अब इसके अलावे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब एक चीज समझो, हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? काफी चालाकी से क्वेश्चन में जो भी पूछा है वो पूछा है हमसे, क्या है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, सम ऑफ, क्या हमसे पूछा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, यानी कि बी के जितने भी पॉसिबल वैल्यू है। तो यानी कि यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया कि यहाँ से हो सकता है या तो क्वाड्रेटिक बने या फिर क्यूबिक बने, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगा या क्यूबिक बनेगा या फिर बाई क्वाड्रेटिक बनेगा, तभी तो बी के कुछ बहुत सारे वैल्यू आएंगे हमारे पास, पॉसिबल वैल्यू आएंगे, और उनका सम हम करेंगे, उनका हम सम कर देंगे आपस में। क्लियर है? तो हो सकता है कुछ इस तरीके का बने, तो वो तो हम उस पर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। सही है?
तो चलो उसको हम स्टार्ट करते हैं। यानी साफ सुथरा बात है कि हमें बी का जो भी पॉसिबल वैल्यू है उनका सम निकालना है। सही है, तो हमें बी चाहिए। अब देखो बी फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बी डी के इक्वल है ना, यानी कॉमन रेशियो इधर से हमें कुछ मिल जाए, फिर ए आर के इक्वल है तो ए भी इधर से निकल जाए, तो कुछ इस तरीके का मतलब केस क्रिएट होता है। तो एपी को पहले समझते हैं। एपी में फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म 160 है, तो हम एपी का जो ये होता है, एपी का एस एन होता है वो क्या होता है, n/2 इंटू इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है, तो हमें S10 निकालना है, तो S10 के लिए हम क्या बोल देंगे, 10/2 इंटू 2a। ए तो हमें नहीं पता है, ए हमें मान रखा है कि फर्स्ट टर्म ए है, प्लस n-1 यानी कि 10-1, 10-1 क्या हो जाएगा 9। n क्या है यहाँ पे 10 है हमारा, और d तो ये भी नहीं पता है हमें, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो हमने d मान लिया है। और ये किसके इक्वल है S10, ये 160 के इक्वल है। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ 5 हो जाएगा, 2 5 जा, ये कैंसिल होने के बाद 2 5 जा हो जाएगा। सही है, तो यहाँ 5 इंटू 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 160, और 5 से 160 को कैंसिल कर दो, तो 5 से 160 को कैंसिल करोगे तो तुम्हारे पास 2a प्लस 9d इक्वल टू ये हो जाएगा 5 3 15 32। अब तो ये फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं होगा, तो हमारे पास इतना आया। तो ये हम इसको ना एक फर्स्ट इक्वेशन की तरह मान लेते हैं कि हमारा पहला इक्वेशन आया। सही है, अब देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट समझो कि हमारे पास जीपी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट समझो कि जीपी के लिए है ना, एस एन क्या होता है, तो जीपी के लिए होता है ए इंटू 1 - r की पावर n/1 - r, यही होता है। और हमें S2 निकालना है क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म्स का गिवन है, तो S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे पता है क्या हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे इस फार्मूला है एस एन का, ये फार्मूला में क्या डिनोट कर रहा है, कि फार्मूला में ये डिनोट कर रहा है कि ए जो है हमारा ना फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी है। क्या है ये, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, और फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी हमने बी मान रखा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे बी रखना होगा, इंटू 1 - r, तो हमें नहीं पता है कॉमन रेशियो क्या है, और n तो 2 होगा, बाई 1 - r। क्लियर है, इक्वल टू ये किसके इक्वल है, सम 8 के इक्वल है। क्वेश्चन में देखो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। ठीक है, तो ये 8 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थोड़ी इस ये समझ गए होगे तो ये हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब समझो कि यहाँ पे b इंटू ये जो 1 - r² है, थोड़ी देर में यहाँ समझ लो कि इसको हम 1 - r² को क्या 1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर लिख दें, किसी को कोई एतराज नहीं होने चाहिए। अब ये कुछ इस तरीके का हो गया, a² माइनस b², और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यानी कि इस पूरे चीज़ को हम 1 + r इंटू 1 - r के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, 1 - r² को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही काम हम करने जा रहे हैं, इसको हम 1 - r इंटू 1 + r के फॉर्म में लिख दिए, और नीचे जो है हमारा 1 - r है इक्वल टू 8। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि ये 1 - r और ये 1 - r कैंसिल आउट हो गया। सही है, यानी कि b इंटू 1 + r इक्वल टू 8। सही है, यहाँ तक। तो यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन बोल सकते हैं कि आ गया है कुछ इस तरीके का। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक और इक्वेशन आया जो ये रहा। अब इसको और इस इक्वेशन को देख करके समझ करके हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हम इस इक्वेशन में ना, इस इक्वेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस लाएंगे हम, कि देखो यहाँ b है, हमें b फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे ना कि ओवरऑल फैक्टर b की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ ऑलरेडी b है तो इसको b रहने देते हैं। सही है, इंटू 1 + r है तो r को हम a लिख सकते हैं, a इक्वल टू 8। सही है, अब समझो यहाँ से ना हम कुछ इस तरीके का काम करने वाले हैं, b प्लस
ए बी इक्वल टू 8, तो यहाँ से ए बी इक्वल टू 8 माइनस बी, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस बी बाई बी। यहाँ से ए निकलेगा हमारे पास, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से हमारा ए आया, समझ में आया। यहाँ से हम ए फाइंड किए, अब इस ए को हम ना इसमें पुट कर देंगे, तो ए की जगह पुट कर दे, देखो तो ए को हमने चेंज कर दिया बी में, और यहाँ से हम डी को क्या लिख सकते हैं बी, और एक और यहाँ से इसको भी पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, इस वाले को भी। तो यहाँ दोनों ही यूज करके ये टोटल जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम बी में बना सकते हैं। ये जो इक्वेशन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में। समझ में आ रहा है कुछ? तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को समझना, 2a प्लस 9d इक्वल टू 32, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 32 है। तो हम यहाँ a को ये पुट करने वाले हैं और b को कुछ उधर से, ये a की जगह पे तो 2 इंटू ए के जगह पे हम क्या पुट करेंगे 8 माइनस बी बाई बी, तो 8 माइनस बी बाई बी, क्लियर है। प्लस 9, और डी को तो ऐसे ही हम बी लिख सकते हैं इसी के इस बॉक्स से जो कि गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ से हम इसको तो ऐसे ही बी बना सकते हैं इक्वल टू 32। अब बस सॉल्व कर देना है, क्योंकि बी हमारा क्या है, यही हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी है, और क्वेश्चन में हमसे यही मांग किया है कि जो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी है उसके जितने भी पॉसिबल वैल्यू है उसके सम निकालो। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 माइनस 2b बाई बी प्लस 9b इज इक्वल टू 32। अब देखो b एलसीएम ले लो, तो यहाँ से 16 माइनस 2b प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू 32, 16 माइनस 2b प्लस 9b स्क्वायर इज इक्वल टू 32b। अब 9b स्क्वायर यहाँ से है ना, अब 32 को भी साइड लाओगे तो माइनस 32 होगा, तो माइनस 34b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आया वो ये इक्वेशन आया, 9b स्क्वायर माइनस 34b प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आया। ये हमारे पास इक्वेशन आया। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि b निकालना है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ b। तो यहाँ से b के कितने पॉसिबल वैल्यू आएंगे, 2 आएगा। यहाँ से b के 2 ही पॉसिबल वैल्यू आएंगे, और वो क्या होगा, इसका रूट होगा। तो मान लो कि रूट इसके अल्फा बीटा है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो कि भाई उसके रूट क्या है, अल्फा बीटा है। तो सम निकालना है, इसी का तो सम निकालना है। हमने क्या किया, जो b का यहाँ कितना वैल्यू आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है। कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसी के कारण से b का यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, 2, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस में है, b में है। तो b का कितना वैल्यू आएगा यहाँ पे, 2। तो हम मान लिए अल्फा और बीटा, यानी कि जो वैल्यू आएगा वो इसका रूट होगा इसी इक्वेशन का, यानी इसी का तो सम निकालना। और सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 34/9, यानी कि 34/9। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मिला लो, 34/9, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, काफ़ी इजी आता है, बस कॉन्सेप्चुअल थोड़ा बहुत लेंथी बोल सकते हो इस तरीके का क्वेश्चन, लेकिन टाइम टेकिंग है। ये तो बात है कि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। सही है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखने में तो काफ़ी छोटा सा है, चलो ट्राई करते हैं इसे। ओके, क्वेश्चन में लेट अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस पी इक्वल टू 0, इसका रूट है अल्फा बीटा। और जो गामा और डेल्टा है, कलर चेंज कर देते हैं, तो ये गामा डेल्टा है, ये
इसका रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 4x+q = 0, इसका रूट है। और यहाँ p और q जो है गिवन है कि p और q इंटीजर नंबर है यानी z है। और एक चीज गिवन है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब जीपी में है। ये किस में है? जीपी में है। तो हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है कि मॉडुलस ऑफ p प्लस क्यू क्या होगा। तो भाई ये तो बड़ा दिक्कत वाला काम हो गया, क्योंकि p और q फाइंड करो फिर उसको ऐड करो, है ना। तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को हम आगे अप्रोच करेंगे। पहला चीज कि ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम अल्फा को बोल दे ए। ये चारों कंटिन्यूस इसी सीरीज में जीपी में है, तो हम बीटा को बोल सकते हैं ए आर। ठीक है, यदि यही चीज एपी में होता तो ए लिखते हैं, फिर ए प्लस डी लिखते हैं, ए प्लस 2d लिखते हैं, है ना। फिर गामा को हम बोल सकते हैं क्या, तो ए आर स्क्वायर, यानी आर का मल्टीपल होते होते ही जाएगा, डेल्टा को ए आर क्यूब, इस तरीके से, है ना। अब देखो एक चीज कि ये जो इक्वेशन है हमारा अल्फा बीटा, है ना ऊपर में, तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या लिख सकते हैं, -b/a, यही ना होता है फार्मूला। तो -b यानी कि माइनस ऑफ -1/1 यानी कि 1। ठीक है, यानी कि सम ऑफ रूट क्या आ गया 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट p हो जाएगा p/1 दैट इज p। सही है। सेम उसी तरीके से हम गामा प्लस डेल्टा फाइंड करें, तो यहाँ भी -b/a होता है फार्मूला, ये तो सबको पता है। तो -b यानी कि माइनस ऑफ -4/1, तो यहाँ 4 हो जाएगा। उसी तरीके से गामा इंटू डेल्टा करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा c/a, होता है ना मल्टीप्लीकेशन c/a, तो c क्या है यहाँ पे q, और /1, तो ये q हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये तो काफ़ी इजी है, सही है ना। तो एक चीज अब समझने की कोशिश करना कि हमारे पास क्या क्या हमें पता चला अभी तक। हमें क्या क्या अभी तक पता चला कि हमने ये देखा कि अल्फा प्लस बीटा = 1 आया, है ना। ठीक है जी। दूसरा फिर हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा कि गामा प्लस डेल्टा = 4 आया। अब फिर मल्टीप्लिकेशन वाले को एक साथ लिख देते हैं कि अल्फा बीटा = p है और गामा डेल्टा = q है। तो इसको अब हम इरेज करते हैं, इसको अब हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। इसका कोई काम अब नहीं है, क्योंकि इसको तो हम ऑलरेडी नीचे लिख लिए हैं। सही है। तो गामा डेल्टा क्या है, क्यू है। एक यहाँ से ये मिल गया हमारे पास कि गामा डेल्टा =q, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अपना मैथमेटिक्स जो भी है वो यूज़ करने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा सा और स्पेस कर देते हैं हम। सही है। चलिए जी। तो अब हम समझने की कोशिश करना कि अल्फा को हम ए लिख सकते हैं यहाँ से, ए प्लस, और बीटा को ए आर =1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम ए को कॉमन ले लें, तो यहाँ हमारे पास 1 प्लस आर =1 बचेगा, कुछ इस तरीके से। सेम उसी तरीके से गामा को हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, प्लस डेल्टा को लिख सकते हैं हम ए आर क्यूब =4। अब हम यहाँ से देखना, ए आर स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 1 प्लस आर बचेगा हमारे पास। ठीक है। तो अभी के लिए तुम मान लो कि ये इक्वेशन तुम्हारा फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, मान सकते हैं। तो हम अभी क्या करने जा रहे हैं ना, हम अभी क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, ये चीज करने जा रहे हैं, इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट यानी कि ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर बाई ए इंटू 1 प्लस आर = ये तो ऊपर में 4 और नीचे में 1,
तो यहाँ तुम देखोगे कि यहाँ से a और a कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 1 + r कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो हमें मिला क्या, r² = 4। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला कि r की दो वैल्यू होगी, +-2, +-2, यानी कि यहाँ से r का दो वैल्यू होगा, r = एक +2 और एक एंड r = -2। यहाँ से हमारे पास r की दो वैल्यू आई, +2 और -2। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि r = दो वैल्यू आई, एक आया +2 एंड r = -2। ठीक है जी। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी काफ़ी हम स्लो स्पीड में हम समझा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी स्लो स्पीड में, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट में समझने की कोशिश करो कि हम क्या करते हैं ना। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको अल्फा को a हम लिखेंगे और बीटा को AR = P। तो यहाँ पे a² r = P आ गया। सही है। सेम उसी तरीके से हम गामा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से AR² इंटू डेल्टा को हम लिख सकते हैं ARQ = Q। यहाँ से हम बोल सकते हैं a² r⁵ = Q। इसको भी हम नेमिंग कर देते हैं एज इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको एज इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, है ना। तो अब एक चीज थोड़ा समझने की कोशिश करो कि हमने आर तो निकाल दिया, अब हमारे पास क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई तुम्हें ये फाइंड करना है P+Q, ये चीज तुम्हें फाइंड करना है, ये तो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हमारे पास P इधर दिख रहा है इक्वेशन 3 में और Q भी इधर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। P = ये इक्वेशन है और Q = ये इक्वेशन है, दिख रहा है हमारे पास। तो यानी कि कहीं ना कहीं, और इसमें इस इक्वेशन में दो चीज है, एक r है और एक a है। तो हमने r तो निकाल लिया है, अब हमें कहीं से a की उपाय कर लेना है कि a कहाँ से निकलेगा, a हमें मिल जाए तो P+Q का मॉड हम इजिली फाइंड कर लेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं a की ओर कि a को किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, उसके पीछे का क्या प्रोसेस है a को फाइंड करने का। तो a को फाइंड करना काफी इजी है। देखना क्या कि इक्वेशन 1 पे चलो। कहाँ चलना है, इक्वेशन 1 पे। हमारे पास क्या है, a × 1 + r = 1, और r की हमारे पास दो वैल्यू है कि नहीं है। एक r = +2 है तो दूसरा r = -2 है। सही है भाई। जब r = तुम +2 इसके अंदर में पुट करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 1 + 2 = 1। तो यानी 3 है 1, ये 3 हो गया = 1, यानी यहां से तुम्हारे पास a = 1/3 आएगा। सही है। लेकिन यदि r = -2 पुट करोगे इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट है, ये वाला इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि a × 1 - 2 होगा, r की जगह -2 पुट करनी है तो 1, और ये हो जाएगा -1 = 1। तो यहाँ से -a = 1, तुम a = -1 बोल सकते हो। अब तुम्हें विश्वास नहीं, तुम सोच रहे हो कि भाई इस इक्वेशन में पुट किए, इक्वेशन 1 में तो a ये आया, तुम इस इक्वेशन में भी पुट करके देखो, r सेम वैल्यू आएगा, दो वैल्यू देगा ये। तुम पुट करके चेक कर लेना, तुम्हारे लिए होमवर्क है। तुम इसमें r एक बार पुट करोगे, पहली बार क्या चीज, +2, तो +2 जैसे ही पुट करोगे देखो यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर वही इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं। तो कैंसिल होने के बाद 1, तो तुम पुट करना, तुम्हारे लिए होमवर्क है, चेक करना क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि r² आ जा रहा है यहाँ पे, तो ये कैंसिल कर दे रहा है, और इसी का स्क्वायर इधर है। तो r = +2 पर, r = +2 पर a की जो वैल्यू है वो 1/3 आ रही है, और r = -2 पर जो a की वैल्यू है वो -1 आ रही है। किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? ऑल क्लियर। अब देखो भाई, जब a और r मिल ही गया तो क्या हम p और q अब नहीं फाइंड कर सकते हैं? बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखो तो p = इक्वेशन 3 में क्या है, इक्वेशन 3 में क्या करा है, p = a² r, तो p = है a² r
ये इक्वेशन नंबर थर्ड है ना, इक्वेशन थर्ड, P इक्वल टू ए स्क्वायर आर, और Q इक्वल टू है ए स्क्वायर आर की पावर 5, Q इक्वल टू है ए स्क्वायर आर की पावर 5, ये इक्वेशन फोर्थ में है। दो इक्वेशन हमारे पास मिल गए, और R और A का करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिल गया कि R यदि +2 है, R यदि +2 है तो A हमारा क्या होगा 1/3, और R यदि -2 है तो A हमारा क्या होगा -1। सही है यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। चलिए जी, तो हमें मॉडुलस ऑफ P प्लस Q फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है मॉड ऑफ P प्लस Q। क्वेश्चन में दे रखा है, ये गिवन है हमारे पास, हमने अपने मर्जी से हम ये नहीं फाइंड कर रहे हैं, ठीक। तो P को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर आर मॉड के अंदर में, प्लस Q को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, ए स्क्वायर आर की पावर 5 लिख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मॉड क्या बोलता है, मॉड बोलेगा कि भाई अंदर में यदि निगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव के साथ निकाल दो, माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना दो, बस यही है मॉड इसलिए दिया है। तो हमारे पास दो दो ऑप्शन है भाई, कि हम इस आर और ए को पुट करें या इस और आर ए को पुट करें, तो हम दोनों को बारी बारी से पुट करेंगे। तो पहले हम ऊपर वाले को पुट कर लेते हैं, क्या पुट करेंगे भाई हम अभी, तो अभी हम पुट कर लेते हैं यदि r इक्वल टू +2 हो और a इक्वल टू 1/3 हो। देखो ऐसा नहीं है कि इस r इक्वल टू +2 के साथ इसको अरेंज कर दो, क्योंकि इसके साथ नहीं a आ रहा है, a r इक्वल टू +2 पर आया है, तो इसलिए r a इक्वल टू 1/3 जो है वो +2 के साथ ही यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ये पुट करेंगे, तो मॉड के अंदर में जब तुम पुट करोगे a 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर ये 1/9 इंटू r क्या है यहाँ पे 2। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, कि थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या इजी कर, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, आर प्लस आर की पावर 5, या तुम यहाँ से ए स्क्वायर आर भी कॉमन ले सकते हो, उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर तो यानी 1/9, 1/3 का स्क्वायर, आर प्लस आर का पावर 5, 2 + 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है 32, यही होता है। तो 1/9 34 हो गया, इंटू 34 मॉड, ये मॉडुलस ऑफ 34/9 हो गया एक, यही तो हमें फाइंड करना था। दूसरा चीज हम फाइंड करते हैं क्या, कौन सा कलर हो, अब देखो दूसरा हम क्या फाइंड करेंगे, यदि r इक्वल टू -2 हो और a इक्वल टू -1 हो, तो a इक्वल टू -1 तो -1 का स्क्वायर 1 इंटू r -2 है तो -2 माइनस 32, ये देखो मॉडुलस के अंदर में हो जाएगा -34। तो मॉड क्या बोलता है भाई, मॉड से बाहर निकाल अच्छा इसको तुम मॉड से बाहर निकालोगे तो ये 34/9 ही रहेगा, लेकिन जब तुम इसको मॉड से बाहर निकालोगे तो 34 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव में है। मॉड हमेशा कैसा वैल्यू देता है, पॉजिटिव। तो हमें दो वैल्यू मिल गया, यही हमारा आंसर था। यही तो हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, यही तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू तो हमारे पास दो दो आ गया, इसका वैल्यू हमारे पास दो दो आ गया, एक ये है और दूसरा कौन है, दूसरा ये है। तो हम किसको एक्सेप्ट करेंगे, दोनों ही हमारा आंसर है। तो हम चलते हैं ऑप्शन के पास, ऑप्शन में कहीं कोई फ्रैक्शन वाला तो है नहीं, 34 है, तो भाई 34 ऑप्शन सी। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझना है उसको, उसके ऊपर काम करना है, उसके थ्योरी को समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो क्वेश्चन 2 लाइन का था, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। तो किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, हम अपने देखो जो भी हमारा वीडियो होता है उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन के पीछे का क्या मकसद है उसको फिक्स करने का, क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, क्या प्रोसेस रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो हम सारा चीज़ यहाँ डिस्कस करते हैं। मेरे से भी कुछ गलती हो जाता है तो हम उसे फिर से इरेज करके तुम्हारे सामने सॉल्व करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले से उसका सॉल्यूशन देख करके आते हैं यहाँ तुम्हारे सामने बनाते हैं, नहीं, मेरे से भी तुम्हारे सामने गलती होगा। तुम बहुत बार हमारे वीडियो में देखे होगे कि तुम्हारे सामने इरेज करके हम फिर से उसको सॉल्व करते हैं।
तो ये तरीका होता है मैथमेटिक्स का, क्योंकि तुम मेरे माइंडसेट के साथ चलोगे तब तुम समझोगे कि हाँ, मैथ को सॉल्व करने का अलग अलग प्रोसेस होता है, कि हम इस तरीके से सोचे, इस रास्ते से सोचे, इस रास्ते से सोचे, और हम डायरेक्ट आंसर रट के आएंगे तो वो तो तुम गूगल से भी कर सकते हो, है कि नहीं। तो तुम्हें माइंड सेट पढ़ना है कि जो टीचर्स है या जो क्वेश्चन सॉल्व करता है, जिससे क्वेश्चन बन जा रहा है, तो उसका थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा उस क्वेश्चन के प्रति, उस क्वेश्चन को किस तरीके से वो टैकल किया होगा। ठीक है। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को समझना है। तो देखो, 2 ही वीडियो में हमने आधा घंटा यहाँ पे लग गया हमारा। चाहते तो अब तक हम 5 से 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके, 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए होते यदि हमें सिर्फ सॉल्व ही करना होता तो। ठीक है। क्योंकि हमें समझना है कि उस पैटर्न पर क्वेश्चन आए, उस तरीके का क्वेश्चन आए तो फिर दोबारा हमसे नहीं छूटना चाहिए। तो ये उसके इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, करना है। ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। इसको यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।